हेलो फ्रेंड्स, क्रैक द कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। आज हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। यह वीडियो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त इस लेक्चर का पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेशों का वर्णन है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार के रिट्स दिए हुए हैं। इन रिट्स का नाम है हबीस कॉर्पस, मैंडामस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। ये 5 प्रकार की रिट्स हमारे संविधान में दी हुई हैं और इन रिट्स को भारत के संविधान के आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है और इसी आर्टिकल 32 को बाबा भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन 5 रिट्स का इस्तेमाल आर्टिकल 32 के अंतर्गत करती है, जबकि हाई कोर्ट्स, भारत की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं वो इन रिट्स का इस्तेमाल संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर। भारतीय संसद के 3 हिस्से होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन 3 हिस्सों में से लोकसभा को पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। इसका कारण यह है कि लोकसभा में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद चुने जाते हैं वो भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, इसीलिए इसे पॉपुलर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। फ्रेंड्स, रेसिडुअल पावर्स का मतलब होता है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां अर्थात वे शक्तियां जो अतिरिक्त होती हैं। भारत में जो शक्ति का विभाजन है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में, यानी कि केंद्र और राज्य की सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। और इन शक्तियों के विभाजन में हमने केंद्र सरकार को, हमारे संविधान ने केंद्र सरकार को अतिरिक्त शक्तियां दी हुई हैं और इन्हीं अतिरिक्त शक्तियों को रेसिडुअल पावर्स कहा जाता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअल पावर्स हमारे संविधान ने कनाडा के संविधान से कॉपी किया हुआ है। इसके अतिरिक्त कनाडा के संविधान से हमने क्वासी जुडिशियल प्रोसेस और स्ट्रॉन्ग सेंटर का कॉन्सेप्ट, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट हमने कनाडा के संविधान से लिया है, वह यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट, अलग अलग स्टेट्स में जो गवर्नर्स अपॉइंट करती है, यह प्रोविजन भी कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। फ्रेंड्स, पहले मनी बिल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। मनी बिल संविधान के आर्टिकल 110 में मेंशन है और यह मनी बिल जब भी संसद में आता है तो यह संसद के केवल लोकसभा में आता है, राज्यसभा में यह कभी भी ओरिजिनेट नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, जो धन विधेयक है या मनी बिल है, इसे राज्यसभा पास करे या ना करे, राज्यसभा इसे पास करे या ना करे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राज्यसभा पास कर दे तो ठीक है, अगर नहीं करे तो भी यह लोकसभा के द्वारा पास माना जाता है। और अब सवाल यह पूछा गया है कि जब कोई बिल सदन में आता है, लोकसभा में आएगा, तो वह मनी बिल है या नहीं है, इस बात का निर्धारण कौन करेगा। तो इस बात का निर्धारण किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। 17वीं लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो ओम बिड़ला हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोटा है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व का कौन सा देश है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम वो कंट्री है जिसका संविधान लिखा हुआ नहीं है, इसे अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके अलावा इजराइल एक देश है और न्यूजीलैंड है, ये देश हैं जिनका संविधान भी लिखा हुआ नहीं है, प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सुप्रीम कमांड ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्सेस। भारत की जो सशस्त्र सीमाएं होती हैं उनका जो सुप्रीम अधिकारी होता है वो भारत का राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का जो पार्ट 4 है, पार्ट 4 डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये आते हैं भारतीय संविधान के पार्ट 3 के अंतर्गत और इनको बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और भारतीय संविधान में कुल 25 पार्ट हैं, जिनमें से 22 ओरिजिनल हैं और 3 पार्ट्स को हमने अमेंडमेंट के द्वारा इंक्लूड किया हुआ है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज सेटअप बाय द, इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा
सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसकी सर्वप्रथम स्थापना की गई थी विलियम फोर्ट, कलकत्ता में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, डिवीजन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किस प्रकार के सरकार की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो जो शक्तियों का विभाजन होता है राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में, और जहां न्यायपालिका यानी कि कोर्ट्स को स्वतंत्रता होती है, ऐसे जो गुण होते हैं, ऐसी जो विशेषताएं होती हैं, वो एक लोकतांत्रिक देश में होती हैं। तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन, द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू। फ्रेंड, जो शारदा एक्ट है ये संबंधित है चाइल्ड मैरिज से। इसका जो दूसरा नाम है वो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनके विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु को 21 किया गया, वो लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष किया गया। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर सेंटर स्टेट रिलेशंस मेंशन्ड। भारत के संविधान के किस पार्ट में सेंटर स्टेट रिलेशन यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के संबंधों का वर्णन किया गया है? तो भारतीय संविधान में 22 ओरिजिनल पार्ट हैं और 3 अमेंडमेंट द्वारा इंक्लूड किए गए पार्ट, तो टोटल 25 पार्ट हैं भारत के संविधान में, जिसमें से 11वां पार्ट सेंटर स्टेट रिलेशंस को मेंशन करता है। और सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए 1984 में एक कमीशन बैठा था, उस कमीशन का नाम था सरकारिया कमीशन। आप इस सवाल को याद रखिएगा, यह भी एक सवाल बन सकता है, सरकारिया कमीशन। यह सेंटर स्टेट रिलेशन यानी कि राज्य और केंद्र सरकारों के संबंधों को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है, उसके लिए अपॉइंट किया गया था 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग हु हेल्ड द ऑफिसेस ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द स्पीकर ऑफ लोकसभा। इन 4 व्यक्तियों में से वो कौन है जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का जज और लोकसभा के स्पीकर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया हुआ है? तो उनका नाम है के.एस. हेगड़े। 1967 से लेकर 1973 तक यह सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जबकि 1977 से लेकर 1980 तक यह लोकसभा के स्पीकर रहे। अगला क्वेश्चन, अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट का जज किस एज पर रिटायर होता है? तो 65 साल की उम्र सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटायर की है, और हाई कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 62 ईयर्स। आप इस बात को याद रखिएगा कि हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज 62 और सुप्रीम कोर्ट के जज की 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फोर्थ एस्टेट इज यूज्ड फॉर। फोर्थ एस्टेट जो टर्म है वो किसके लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है द प्रेस एंड न्यूज़पेपर के लिए। आपने अक्सर सुना होगा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। द मीडिया एंड न्यूज़पेपर आर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। दिस इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब। सो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन इज। इलेक्शन कमीशन किस प्रकार का निकाय है, किस प्रकार की बॉडी है? ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर नॉन फॉर्मल बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 324 दिया गया है। 324 में इलेक्शन कमीशन की पूरी जो कार्यविधि है, फंक्शनिंग है, उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो कोई भी संगठन, कोई भी बॉडी जिसके बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। जैसे आप नीति आयोग का एग्जांपल लीजिए। नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऑर्डर के द्वारा बनाई गई है, इसलिए ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। अगला क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंक्लूड किया गया था। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट था, ये हमने यूएसएसआर, जो पहले रशिया और अन्य देशों का संगठन था, उससे हमने इसको कॉपी किया था और 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंक्लूड किया गया। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज आई, ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर आई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।